नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में सहरी सेंटर, जरूरतमंद लोगों के लिए सहरी की व्यवस्था। बीदर में आज पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिस्टिक्स की परीक्षा में कुल 5053 विद्यार्थी हाजिर रहे। सीएम सिद्धरामैया ने बलदोट्टा स्टील प्लांट पर रोक लगाई। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सद्भाव की वकालत की। कर्नाटक सरकार से कहा गया कि राजभवन के साथ विवाद खत्म करें। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में हर साल की तरह इस साल भी मूवमेंट फॉर जस्टिस और इस्लाम फाउंडेशन द्वारा सहरी सेंटर की व्यवस्था की गई है। इस सहरी सेंटर का उद्देश्य यह है कि रमजान में आधी रात लगभग 4 बजे सहरी करना होता है। ऐसे में बीदर शहर में कई हॉस्टल और साथ ही कई नौकरी पेशा लोग जो लॉज और कुछ कमरे किराए पर लेकर रहते हैं, उन्हें इतनी रात को सहरी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए यहां सहरी केंद्र की स्थापना की गई है। यह बीदर शहर के पुराने क्षेत्र शाहगंज में मक्की मस्जिद के करीब की गई है, जहां से लोग अपने लिए सहरी का भोजन ले जा सकते हैं। सेंटर के जिम्मेदार सैयद सरफराज हाशमी ने केपी न्यूज से बताया कि प्रातःकाल व मस्जिद परिसर में पकवान शुरू कर सहरी के समय 4 बजे तक पैकेट तैयार कर देते हैं, ताकि जरूरतमंद यहां से सहरी के पैकेट ले जा सकते हैं। लगभग प्रतिदिन 300 से 400 लोगों का भोजन तैयार किया जाता है और मुफ्त में वितरण किया जाता है। इस सेंटर में कई युवा शामिल हैं जो अपना सहयोग दे रहे हैं। यह सेंटर पूरा रमजान का महासहरी की व्यवस्था जारी रहेगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य भर में पीयूसी सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन 1 मार्च से शुरू हुए हैं, जिसका आज पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिस्टिक्स की परीक्षा थी। आज इन दोनों विषयों की परीक्षा में कुल 5053 विद्यार्थियों ने परीक्षा लिखी, जबकि जिले में कुल दर्ज विद्यार्थी 6095 थे। पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा के लिए जिले भर में कुल 5599 विद्यार्थी दर्ज थे, लेकिन 1005 विद्यार्थी गैर हाजिर रहने से कुल 4594 विद्यार्थियों ने परीक्षा लिखी। स्टैटिस्टिक्स विषय के लिए कुल 496 विद्यार्थी दर्ज थे, जिसमें से 459 विद्यार्थियों ने परीक्षा लिखी और 37 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। परीक्षा जिले के सभी केंद्रों में 10 बजे शुरू होकर 1 बजे समाप्त हुई। परीक्षा को पारदर्शिता से चलाने के लिए विभाग ने सभी प्रकार के उचित कदम उठाने की बात केपी न्यूज से बीदर के डीडीपीओ चंद्रकांत शाहबादे ने कही। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कोप्पल के उपायुक्त को कोप्पल शहर के निकट बलदोटा स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे इस्पात और बिजली संयंत्र के लिए तैयारी रोकने का निर्देश दिया। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, आम जनता और पर्यावरण संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बेंगलुरु के सिद्धरामैया से मुलाकात की और उनसे स्टील प्लांट का काम रोकने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा है कि इससे कोप्पा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा।
पिछले महीने की वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 94,000 करोड़ रुपए की लागत से संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। निवासियों से शिकायत की कि संयंत्र स्थापित हो गया तो प्रदूषण और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका शहर पहले से ही कई उद्योगों के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना कर रहा है। जिला प्रभारी मंत्री शिवराज तंगदगी और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को संयंत्र के खतरों के बारे में समझाया और सिद्धरामैया ने तुरंत कोप्पल के डीसी को सभी तैयारी कार्य रोकने को कहा। सीएम ने यह भी कहा कि उन्हें पता चला है कि कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने परियोजना को मंजूरी नहीं दी। सीएम ने कहा कि वह इस मुद्दे पर उद्योग मंत्री एमबी पाटिल से चर्चा करेंगे और विस्तृत रिपोर्ट लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने मंगलवार को कहा कि तटीय कर्नाटक में सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग वहां भय के साथ नहीं बल्कि प्रेम के साथ आए। जब प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विदुर विधायक गुरुराज शेट्टी गंटीहोल ने तटीय पर्यटन को विशेष पैकेज के रूप में विचार करने का मुद्दा उठाया तो पर्यटन मंत्री एचके पाटिल ने राज्य में तटीय पर्यटन को बेहतर बनाने के प्रस्ताव के बारे में बताया। खादर, जो मंगलूर से विधायक भी हैं, ने कहा है कि भगवान ने तटीय कर्नाटक को बहुतायत से आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी सभी सुविधाओं के साथ ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। उन्होंने हमारे पास हवाई अड्डे से लेकर बंदरगाह तक सब कुछ है। चिकित्सा सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक पर्यटन की सब भावनाएं हैं। हमारे पास वह सब कुछ है जो लोगों को आकर्षित करता है। हमारे पास एकमात्र मुद्दा सांप्रदायिक सद्भाव है और इस क्षेत्र में चुने गए विधायकों को इस दिशा में काम करना होगा। अगर हमारे पास सुंदर वातावरण और प्रकृति है तो उस उक्त मुद्दे के कारण समस्याएं हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारे बीच झड़पें होती हैं तो कोई भी यहां नहीं आएगा। भले ही सरकार पर्यटन क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करे, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर हम सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखेंगे तो लोग डर के कारण यहां नहीं आएंगे। विधान परिषद में विपक्ष नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने राज्य सरकार को राज्यपाल के साथ विवाद समाप्त करने की सलाह दी। मंगलवार को संयुक्त विधानमंडल सत्र में राज्यपाल ने अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नारायण स्वामी से कहा कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकरावी की स्थिति है, क्योंकि राज्यपाल ने कुछ विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करते हुए उन्हें वापस भेज दिया। उन्होंने सलाह दी कि लेकिन लोगों के हित में स्पष्टीकरण मांगना उनका कर्तव्य है। राज्य सरकार को भी यह समझना चाहिए, उसे राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों में कटौती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कि उसने राज्यपाल को अभिभाषण पढ़ने के लिए मजबूर किया। विपक्षी नेता ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसा आभास होता है कि राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन यह वास्तविक से मेल नहीं खाता। उन्होंने सवाल किया कि यदि राज्य में इतना कल्याण है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के उत्पीड़न के कारण कई परिवार आत्महत्या करने जैसे चरम कदम क्यों उठा रहे हैं? कई युवा ऑनलाइन जुए के शिकार क्यों बने हैं? शिक्षकों के इतने सारे पद रिक्त क्यों हैं? सरकार 9 विश्वविद्यालयों को क्यों बंद करना चाहती है? फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को दुबई से 12 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 14.8 किलोग्राम सोने की तस्करी करने के प्रयास में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। उल्लेखनीय है कि रान्या राव आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की बेटी है, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम में पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर कार्यरत है। हवाई अड्डा सूत्रों के अनुसार अभिनेत्री सोमवार रात एमिराइट्स की उड़ान से T2 पर उतरी। जब वह आव्रजन विकासी अनुभाग से गुजर रही थी तभी उन्हें रोक लिया गया। उन्होंने बताया कि राव ने सोना अपने पास पहना हुआ था और उसे अपने कपड़ों के अंदर छिपा रखा था। प्राधिकारियों ने राव की दुबई की लगातार यात्राओं 15 दिनों के भीतर कई यात्राएं पर ध्यान देने के बाद उन पर निगरानी रखी थी। एक सूत्र ने बताया कि वह नियमित रूप से हवाई अड्डे पर पुलिस सहायता मांगती थी और दावा करती थी कि वह एक डीजीपी की बेटी है और उसे बिना जांच के बाहर निकाल दिया जाता था। अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उसके आईपीएस पिता समेत किसी कानून प्रवर्तन अधिकारी को इसकी गतिविधियों के बारे में पता था या उसे मदद करने के लिए गुमराह किया गया था। गिरफ्तारी के बाद राव को पूछताछ के लिए बेंगलुरु के HBR लेआउट में ERI मुख्यालय ले जाया गया। वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 में 10.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताओं के बाद राज्य सरकार प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अनुवर्ती कदम उठा रही है। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने मंगलवार को विधान परिषद
को सूचित किया कि वे अनुवर्ती बैंक ठेकों के कर रहे हैं। कुछ परियोजनाओं का कार्यान्वयन पहले ही शुरू हो चुका है। पाटिल ने बताया कि GIM में 98 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत 6,23,970 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। इसके अलावा 1,101 कंपनियों को मंजूरी दिए जाने से 4,03,533 करोड़ रुपए के निवेश आने की उम्मीद है। भाजपा MLC SV संकनूर के प्रश्न का उत्तर देते हुए पाटिल ने कहा कि शिखर सम्मेलन में कर्नाटक के 2,892 उद्योगपतियों, अन्य राज्यों के 286 तथा 72 विदेशी निवेशकों ने सक्रिय भागीदारी की। प्रस्तावित निवेश 21 जिलों में फैले हैं, जिनमें बेंगलुरु ग्रामीण के 30 कंपनियों से 26,331 करोड़ रुपए और बेंगलुरु शहरी ने 14 कंपनियों से 35,297 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। शेष जिलों को कई कंपनियों से 54 परियोजनाओं के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। पाटिल ने कहा GIM 2022 में प्रस्तावों की रूपांतरण दर 60% थी, लेकिन सरकार का लक्ष्य अब इसे बढ़ाकर 75% करना है। पाटिल ने कहा राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में CNG प्रदाताओं को ₹1 प्रति मीटर के मामूली शुल्क पर पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी है। उन्होंने भाजपा MLC DS अरुण के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह निर्णय वाणिज्यिक दृष्टिकोण से नहीं लिया गया है, बल्कि केंद्र की नीति के अनुरूप है। मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासनिक निकायों की सक्रिय और व्यवस्थित भागीदारी 2030 तक 66.25 लाख घरों में पाइपलाइन के माध्यम से CNG की आपूर्ति करने के परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमों के अनुसार बेंगलुरु के पीनिया बागान और दरागबांडे आरक्षित वन क्षेत्र में भारतीय वायु सेना के कब्जे वाली 444.12 एकड़ वन भूमि को पुनः प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि 1987 में वायुसेना को आवंटित 570 एकड़ भूमि में सरकार ने 2017 में एक आदेश जारी कर 452 एकड़ भूमि की मंजूरी रद्द कर दी, जिससे वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था। मंत्री के बयान में कहा गया, हालांकि भारतीय वायुसेना ने वन मंजूरी की अनुमति लिए बिना ही 1 मार्च को अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कर दिए। मंत्री ने बयान में कहा, हालांकि भारतीय वायुसेना ने वन मंजूरी की अनुमति लिए बिना ही 1 मार्च को अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कर दिया। विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग KPSC में व्याप्त भ्रष्टाचार और लगातार अनियमितताओं को रोकने पर सहमति जताई। मंगलवार को विधानसभा में उन्होंने स्वीकार किया कि KPSC चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करते समय भ्रष्टाचार का गवाह बनता है। विपक्ष के नेता आर अशोक को जवाब देते हुए RDPR और IT-BT मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा है कि सरकार ने KPSC में सुधार के लिए दौर की बैठकें की। उन्होंने वह विपक्ष गंभीर और प्रासंगिक मुद्दा उठाया, अगर हम कार्यवाही नहीं करते तो यह लोगों के साथ अन्याय होगा। विपक्षी सदस्यों ने प्रश्न पत्रों में त्रुटियों के कारण 2023-24 के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की परीक्षा स्थगित करने के लिए KPSC के सदस्य सचिव एक IAS अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। अशोक ने बताया कि प्रश्नों के कन्नड़ अनुवाद में 59 गलतियां थी और CM सिद्धरामैया द्वारा X पर पोस्ट किए जाने के बाद भी सरकार त्रुटि मुक्त प्रश्न पत्र सुनिश्चित करेगी। 89 गलतियां फिर से हो गई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में सहरी सेंटर, जरूरतमंद लोगों के लिए सहरी की व्यवस्था। बीदर में आज पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिस्टिक्स की परीक्षा में कुल 5,053 विद्यार्थी हाजिर रहे। CM सिद्धरामैया ने बलदोट्टा स्टील प्लांट पर रोक लगाई। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष UT खादर ने तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सद्भाव की वकालत की। कर्नाटक सरकार से कहा गया कि राजभवन के साथ विवाद खत्म करे। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए KP न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए KP न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।